मुकेश अंबानी और रॉकी भाई में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रॉकी भाई के पास है सोने की खान, वहीं पर मुकेश अंबानी जी के पास है तेल की खान। हाँ, बात वो अलग है कि क्रूड ऑयल इनके पास खुद का नहीं है, बल्कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके उसे रिफाइन कर 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी ये भी गलत फहमी है कि रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा रिटेल या जियो से आता है, तो ये वीडियो आपकी गलत फहमी दूर कर देगी। चलो जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की उस तेल की खान के बारे में जिसे गुजरात के अर्थक्वेक भी नहीं हिला पाए। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि कैसे धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी को जामनगर में रिफाइनरी शुरू करने का आइडिया आया, जो आज अंबानी ग्रुप के लिए पैसों का कुआं है। बात 1949 की है, तब धीरूभाई अंबानी जी ना आंखों में बड़े सपने लेकर येमन गए। वहां पर उन्होंने एब ऐसी बिजनेसमैन के लिए ना क्लर्क का काम किया, जो कंपनी बाद में शेल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। वहीं पर एब ऐसे बिजनेसमैन ने धीरूभाई अंबानी जी के काम में अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको ना ऑयल फिलिंग स्टेशन में प्रमोट कर दिया। तभी धीरूभाई अंबानी जी ने भारत में आकर खुद का रिफाइनरी शुरू करने का एक ड्रीम देखा था। अब भारत में आकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले धीरूभाई अंबानी जी ने ना येमन में कुछ ऐसा किया जिसका मेंशन द पॉलिएस्टर प्रिंस बुक पे है, लेकिन अंबानी ग्रुप ने ये बुक कभी भारत में पब्लिश होने दी ही नहीं। जिसपे एक इंसिडेंस ये था कि जब धीरूभाई अंबानी जी येमन में थे तो उन्होंने देखा कि सिल्वर कॉइन का ना काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जितनी कॉइन्स की कीमत है उससे ज्यादा तो जिस मटेरियल से वो बना है सिल्वर, उसकी ज्यादा वैल्यू थी। तो उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा कॉइन्स इकट्ठे किए, उनको मेल्ट किया और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जब तक येमन गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। फिर बाद में वो येमन में अपना सारा काम छोड़ के भारत आए, कई अलग अलग बिजनेसेस किए, जैसे यार्न ट्रेडिंग का, स्पाइसेस का, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का। लेकिन 1991 में उन्होंने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसकी वजह से आज उनका फैमिली बिजनेस एम्पायर को 50% रेवेन्यू इसी बिजनेस से आता है। वो फैसला था कि गुजरात के हजीरा में एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन सेटअप करना, जो पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर और पॉलिएस्टर बनाएंगे, जिसका यूज सिर्फ कपड़ों को बनाने के लिए नहीं होगा, बल्कि पैकेजिंग मटेरियल और प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के लिए भी हो रहा था। अब इस प्लांट को सेटअप करने का मकसद आपका माइंड ब्लो कर देगा, क्योंकि उस समय धीरूभाई अंबानी जी क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर रॉ मटेरियल्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, इसलिए कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस प्लांट को उन्होंने सेटअप किया जिससे वो रॉ मटेरियल्स खुद प्रोड्यूस करें, काफी सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की, साथ में खुद का ड्रीम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इसे ही हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें ना कंपनी अपने बिजनेस के कुछ प्रोसेसेस को खुद कंट्रोल करती है, जैसे सप्लाई चेन या फिर रॉ मटेरियल्स। लेकिन इस प्लांट से ना उनका मेन फोकस जो था वो पॉलीमर और पॉलिएस्टर बनाने में था, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा कम था। इसलिए फिर उन्होंने 1999 में जामनगर में पूरे भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का मिशन शुरू किया और उसका फेज 1 बनाया। अब उसके बाद असली गेम जो बदली थी वो थी मुकेश अंबानी जी ने, जिन्होंने जामनगर रिफाइनरी में फेज 2 बनाया। गेस करो कितने समय में? 4 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स? नहीं, बल्कि सिर्फ 3 इयर्स में, मतलब 36 मंथ, और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि कोई भी रिफाइनरी इतनी जल्दी समय में नहीं बनी है। और खास बात, ये रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी थी। लेकिन अंबानी ग्रुप को इस रिफाइनरी से कितना का पैसा बनता होगा? चलो समझते हैं कि कैसे रिफाइनरी के बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्री 5,64,749 करोड़ का रेवेन्यू बना पा रही है इन 3 कारणों से। नंबर 1, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैंने भी आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब तो समझा ही दिया था, लेकिन पेट्रोलियम के बिजनेस में इसका क्या फायदा? बहुत बड़ा फायदा है। जिस तरीके से अंबानी जी ने क्लोथिंग के बिजनेस में रॉ मटेरियल्स पे अपनी पकड़ संभाली, वैसे ही ना उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में अपना फोकस 2 चीजों पर रखा, एक तो साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी। साइंस में ना उन्होंने हर एक चीज बड़े लेवल पर की, जैसे रिफाइनरी कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, स्टोरिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ाई। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पर अगर खराब से खराब क्वालिटी का भी क्रूड ऑयल रिफाइन होने के लिए आ रहा ना, तो उससे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल और भी काफी सारे केमिकल्स मिलेंगे। यही कारण है कि जामनगर रिफाइनरी का पूरे वर्ल्ड में, आप सही सुन रहे हो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है 21.1। कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि उस रिफाइनरी की कितनी कैपेसिटी है कि वो क्रूड ऑयल से कितने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिफाइन कर सकती है। वहीं पर BPCL का पता कितना है? 10, HPCL का 12।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 12.2 है। इतना ही नहीं, यही कारण की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट पर $4 से $5 प्रीमियम भी चार्ज कर पा रही है। जब कोविड के समय में हर एक ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस इफेक्ट हुआ था, वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री को 58% रेवेन्यू इसी बिजनेस से आ रहा था। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। क्या लगता है कि जामनगर रिफाइनरी से कितने ग्रेड तक का क्रूड ऑयल प्रोसेस होता होगा? अब ग्रेड से मेरा मतलब ये है कि क्रूड ऑयल एक टाइप का तो होता नहीं है, बल्कि उसमें ना अलग अलग केमिकल्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम होता है। अब बताओ 40, 100? नहीं, बल्कि 216 से भी ज़्यादा। इस पॉइंट तक पहुंचने वाली रिफाइनरी ना पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। यही कारण है कि जामनगर रिफाइनरी जिसकी भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होती है, अपना फोकस उस प्रोडक्ट पर कर लेती है, चाहे वो एलपीजी है, गैसोलीन है, जेट फ्यूल है, सल्फर है या फिर कोई और केमिकल। इसीलिए जामनगर रिफाइनरी हर रोज 1.4 मिलियन बैरल की क्वांटिटी में क्रूड ऑयल प्रोसेस करके ना 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पा रही है। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास ना ऐसा कौन सा कॉस्ट एडवांटेज है जिसकी मदद से वो अपनी आउटपुट डबल कर पा रहे हैं, उनकी कॉस्ट कम हो रही है और उनका प्रॉफिट भी डबल हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट एडवांटेज। तो रिलायंस इंडस्ट्री के केस में ना वो कॉस्ट ऑफ एडवांटेज है स्केल, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम क्रूड ऑयल का तो बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है वो है ग्रीन एनर्जी का। इसलिए जामनगर रिफाइनरी में अभी से ही स्टोरेज कैपेसिटी, बैटरी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोलाइजर, ये सब कुछ बनाने के लिए ना 5 गीगा फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट भी हो जाएगा। इसीलिए तो मुकेश अंबानी जी ने जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट की है कि उनकी जो जामनगर रिफाइनरी है वो भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की एनर्जी कैपिटल होगी, जिसके लिए इन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप्स और एक्विजिशन किए। उदाहरण के तौर पर 2022 में ना रिलायंस इंडस्ट्री ने यूके का एक स्टार्टअप एक्वायर किया 1000 करोड़ में। अब ये एक्विजिशन भी ना एक कॉस्ट एडवांटेज है, क्योंकि ये स्टार्टअप बनाता है सोडियम आयन बैटरीज, जिनकी कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी से 30% कम होती है। इसीलिए तो मुकेश अंबानी जी ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि नेक्स्ट 5 से 7 ईयर्स में उनका ग्रीन एनर्जी जो बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल होगा। बात 1997 की है, जब जामनगर रिफाइनरी की वजह से ना बहुत पोल्यूशन हो रहा था। इनफैक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेशन ने वार्निंग तक दे दी थी। तब मुकेश अंबानी जी ने पता क्या किया, जामनगर रिफाइनरी के आसपास जो 600 एकड़ की जमीन ऐसी पड़ी हुई थी, वहां पर 50,000 आम के पेड़ 200 वेराइटीज के लगाए। आज यही नंबर 1,40,000 तक पहुंच गया। खास बात यह है कि कंपनी ने ना इन आम के पेड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर टेक्निक में ना कई इनोवेशन लेकर है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, साइमल्टेनियस फर्टिलाइजेशन। इनफैक्ट ये टेक्निक्स कंपनी ने ना लोकल किसानों को भी सिखाई ताकि वो भी ग्रो कर सके। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोलियम ही नहीं बल्कि मैंगोज भी एक्सपोर्ट करती है। इसीलिए धीरूभाई अंबानी जी ने बिल्कुल सही कहा है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।